नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो सेकंड ग्रेड का एसएसटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। जल्दी आपके बाकी जो भी इंग्लिश वगैरह के रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे। 4 तारीख से आपका डीवी का प्रोग्राम रखा गया है एसएसटी का। तो मैं आपको जो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का विस्तृत आवेदन पत्र है, जो स्क्रूटनी फॉर्म बोलते हैं जिसे, उसको भरना बता देता हूँ एकदम सही डिटेल से। और मैंने मैथ में क्या है, सेकंड ग्रेड में अभी इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने ये क्या है जो डीवी करवा रखा है, तो मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो एकदम सही और सटीक बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आपको क्या है, जो ये आवेदन पत्र है इसके साथ एक 50 रुपये का जो है, एक मिनट, एक 50 रुपये का क्या ले जाना है आपको, पोस्टल ऑर्डर ले जाना है। सबके लिए अनिवार्य है, ऐसा मत सोचना जिसने 2.5 लाख से कम आय फिल किया है उसके लिए अनिवार्य है। ये सबको ले जाना है आपको 50 रुपये का क्या, पोस्टल ऑर्डर, जो आपको आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आराम से मिल जाएगा। उनको जाकर बोलना 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे दो, वो आपको दे देंगे। दूसरा है, फिर आपको जो यहाँ पर एक फोटो चिपकानी है आपकी, उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर आप समझ गए, मतलब आधा सिग्नेचर का होना चाहिए नीचे और आधा क्या होना चाहिए, फोटो पर होना चाहिए। और उसके नीचे आपकी जब भी आपका जो काउंसलिंग का डेट है यानी डीवी का डेट है, जिस दिन आपको वहां पर अजमेर जाना है, वो डेट डालनी है साइन के नीचे। हर एक साइन के नीचे आपको वो डीवी की डेट आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर फोटो में आपको क्रॉस में क्या करना है, साइन करना है। फिर यहाँ पर आपके जो भी रोल नंबर है वो फिल करने हैं। आवेदन पत्र क्रमांक, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, जो सेकंड ग्रेड वाला आपने फॉर्म फिल किया था अप्रैल में, उस पर जो आवेदन पत्र क्रमांक है वो यहाँ पर फिल करना है। मेरिट क्रमांक को आपको खाली छोड़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। फिर है पोस्टल ऑर्डर जो है उसका नंबर, जो आप ये पोस्टल ऑर्डर लोगे ना 50 रुपये का, उस पर नीचे नंबर लिखे हुए आएंगे, जैसे चेक पर या नोट पर आते हैं ना, उस हिसाब से, तो वो नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर है विज्ञापन शुद्धि पत्र संख्या। विज्ञापन संख्या जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ऊपर ऊपर लिखी हुई है RPSC वरिष्ठ अध्यापक 2022-23 ऐसे करके है, तो वो यहाँ पर आपको लिखनी है छोटे छोटे अक्षरों में। फिर आपका पद या कोड या क्रम संख्या, तो आप जो नोटिफिकेशन है ना RPSC सेकंड ग्रेड का, उसमें जो आपका जैसे SST सब्जेक्ट है, तो उसमें जो ऊपर पोस्ट दे रखी है ना कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, तो उसको आप देखो आपका जो सब्जेक्ट SST वो कितने नंबर पर है। जैसे वहां पर गणित 3 नंबर पर है, विज्ञान 5 नंबर पर है, वैसे ही आप देख लो कि SST कितने नंबर पर लिख रखा है उन्होंने, तो वही संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। फिर पद का नाम क्या है, वरिष्ठ अध्यापक। विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग, ध्यान रखना, पद का नाम क्या है, वरिष्ठ अध्यापक है, और विभाग का नाम है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक। फिर आना है आपको नीचे वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर अगर आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें आपको राइट का चिन्ह करना है। मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा सही से समझ में आ जाए, एक मिनट। जो भी मतलब आपकी कैटेगरी है उसमें आपको राइट का निशान करना है, बाकी सब में आपको क्या करना है, जैसे आपकी मान लो कि कैटेगरी जनरल है या फिर EWS या OBC है, OBC में अगर नॉन क्रीमिलियर है तो इस पर आपको राइट का निशान करना है, बाकी सबको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। इस हिसाब से आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये क्योंकि आप OBC क्रीमिलियर से हो। इसके अलावा अगर आपके मान लो कि EWS कैटेगरी से हो तो आपको उसी हिसाब से करना है। अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो EWS पर तो राइट का निशान कर दो, बाकी सबको क्या कर दो, क्रॉस कर दो। इसी हिसाब से आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप अपना राइट का निशान कर दो, बाकी सबको क्रॉस कर दो। फिर आपका जन्म स्थान लिखना है यहाँ पर, राज्य जो भी है, राजस्थान, जिला जैसे चूरू है तो चूरू, तहसील रतनगढ़, उसी हिसाब से जो भी आपका है उस हिसाब से सेम ये का ये आपको सेकंड कॉलम में भी फिल करना है। अन्य टिप्पणी में आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आती है अतिरिक्त या विशेष श्रेणी। अगर आप विवाहित हैं, महिला के लिए ही है, सिर्फ ध्यान रखना महिला के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप पुरुष हो और फिर इसमें फिल कर दो। पुरुष को तो इनमें सब में क्या करना है, क्रॉस ही करना है। पुरुष को क्या करना है, इन सब में क्रॉस करना है। लेकिन अगर आप महिला हो तो क्या करना है आपको, विवाहित हो तो इस पर क्लिक और बाकी सब क्रॉस, अविवाहित हो तो इस पर क्लिक, बाकी सबको क्रॉस कर देना है। जो भी आपकी कैटेगरी है हिसाब से देख लेना, बाकी सब आपको क्रॉस करना है। अगर आप पूर्व कर्मचारी नहीं हो सेवारत तो इन चारों को आपको क्रॉस करना है। फिर आपको आवेदक का पूरा नाम, जैसे मेरा मुकेश कुमार जांगिड है तो इस हिसाब से फिर वो अंग्रेजी में लिखना है, ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, एम जैसे सब सारे के सारे लेटर क्या लिखने, कैपिटल लिखने। उसी हिसाब से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा और फिर माता का जो अंग्रेजी में भी आ जाएगा और माता का हिंदी और अंग्रेजी में नाम आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जन्म डेट लिखनी है जो भी है आपकी। फिर विज्ञप्ति में निर्धारित आयु, ठीक है, विज्ञप्ति में निर्धारित आयु जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना जो आपने फिल किया था उसमें दे रखिए साफ साफ 23 साल 10 महीने 14 दिन, जितने भी दिन के आप थे उस दिन, उस हिसाब से आपको विज्ञप्ति में निर्धारित आयु है वो अपने फॉर्म में देखनी है, वहाँ फॉर्म में आपको दे रखी है, ठीक है। नागरिकता में यहाँ पर भारतीय कर देना है आपको। वैवाहिक स्थिति, अब यहाँ पर क्या है, अगर आप अविवाहित हो तो अविवाहित पर क्लिक कर देना, बाकी सबको क्रॉस कर देना। अगर विवाहित हो तो विवाहित वाले पर तो सही कर देना, बाकी सबको क्या कर देना,
क्रॉस कर देना, जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आप कर सकते हो। अगर आप विवाहित हो तो फिर यहाँ पर आपने पति या पत्नी का नाम, विवाह की डेट, विवाह का स्थान और जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी जो है संख्या, और यहाँ पर जो भी अधिकारी ने उसको जारी किया उसका नाम लिखना है। अगर आप अविवाहित हो तो इनको सबको क्या कर देना, आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अगर आप विवाहित और आपके संतान है तो यहाँ पर आपको संतानों की जो है मतलब नाम वगैरह लिखना है। अगर आप संतान नहीं है आपके तो यहाँ पर आपको एन करके छोड़ देना, ये एन किया हुआ है ना, एन ऐसे क्रॉस एन लिख देना है, आप पर लागू नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पर जो भी आप हो, जैसे आपका जो भी गांव है, तहसील है, गली नंबर है, जो भी जिला है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना मोबाइल नंबर और जो आपकी ईमेल आईडी है वो लिखना अनिवार्य है, तो वो जरूर लिख देना दोनों, ठीक है। स्थायी निवास का पता लगभग सेम ही होता है, पत्र व्यवहार और स्थायी निवास का पता, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा जो भी है आपका पता, जो भी गाँव है, जो भी गली नंबर है, जो भी तहसील है, जो भी जिला है, वो यहाँ पर लिख देना है। फिर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखो मैट्रिक जो 10th क्लास है वो आपने कहाँ से की, जैसे BSCR अजमेर से की है, RBSE अजमेर भी लिख सकते हो, BSCR भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका बोर्ड का नाम BSCR भी होता है और RBSE भी कहते हैं। तो BSCR अजमेर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, तो यहाँ पर अजमेर भी लिख देना साथ में, ठीक है। जिस वर्ष भी आपने पास की थी वो कितने प्राप्तांक आए आपके, जैसे 600 में से 480 आए हुए हैं मेरे, उस हिसाब से आपके अपने लिखने इस हिसाब। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट, सेकंड डिवीजन है तो सेकंड। एचसी के विषय में 10th क्लास में आपको पता ही है सामान्य या जनरल होता है, तो जनरल भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो आप सामान्य भी लिख सकते हो। कोर्स की अवधि 1 साल है और प्रयासों की संख्या 1, यानी आपने अगर 10th एक बार में ही पास किया तो 1, वरना 2 बार में किए तो 2 लिख सकते हो। सेम वही आपको लिखना है हायर सेकेंडरी यानी 12th क्लास की डिटेल, जैसे BSCR अजमेर 2016 में मैंने की थी, उसी हिसाब से आपने कब की, जो भी नंबर है, जैसे मेरे 439 है 500 में से, या जो भी 38 है, फिर 87.60% हो गया। यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट लिखने हैं, जैसे मेरे क्या गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान थे, वैसे अगर आपके हिंदी या फिर राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल जो भी है वो तीनों सब्जेक्ट छोटे छोटे अक्षरों में लिख दो आप तीनों, ठीक है। फिर स्नातक में जैसे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसको शॉर्ट में नाम लिख सकते हो आप, जैसे मैंने MGSU लिखा, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसी हिसाब से आप जो भी MDS है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है या शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका शॉर्ट नाम है तो शॉर्ट लिख सकते हो, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। सेम वही यहाँ पर वर्ष वगैरह और यही सब्जेक्ट तीनों, जो 12th वाले हैं तो 12th वाले, चेंज है तो चेंज, ठीक है। और अगर आपने MA वगैरह कर रखी है तो यहाँ पर आपको सेम डिटेल फिल करनी है, और नहीं भर रखी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो कोर्स की अवधि 3 वर्ष करनी है, क्योंकि BSc या BA 3 साल से होती है, और प्रयासों की संख्या 1 अगर आपने एक बार में इसको पास कर लिया है। फिर अगर MA कर रखी है तो सेम कंडीशन में, फिर वरना फिर BEd का सेम उसी हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर कोर्स की अवधि 2 वर्ष करनी है, बाकी ये आपको कोई फिल नहीं करना है। कई स्टूडेंट को मैंने क्या देखा कि RSCIT का, मैं वहाँ पर गया था तो अजमेर, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने RSCIT तक एक्स्ट्रा में लिख रखा था, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है, क्योंकि RSCIT का इस वैकेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो RSCIT का डिप्लोमा ले गए, और जो मतलब क्या क्या है, मतलब योगा का डिप्लोमा ले गए। अरे इतना ऐसा तो है नहीं आपको वहाँ पर वरीयता मिल जाएगी RSCIT कर रखी है तो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके काम के हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने, फालतू के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। RSCIT का कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। इंटर्नशिप वाला लागू कैंसिल कर दो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, संस्था का नाम कैंसिल। अगर ये आप पर लागू होती है तो पढ़ लेना एक बार, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है जिन पर ये लागू नहीं होता है। अनुभव वाला चारों कैंसिल कर देना, इस हिसाब से क्रॉस कर देना, ठीक है ना। फिर है अतिरिक्त सूचना, इसमें क्या है कि अगर आपका कार्यरत है 12 अध्याय में, ये जो अनुभव वाला है वो यही है, तो यहाँ पर आपको ऐसे एन लिख देना है क्रॉस करके, एन, ठीक है, ये आप पर लागू नहीं होता। फिर ये पढ़ लेना आप, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं, अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में नहीं हो और छूट चाहते हो तो जो भी आपका प्रपत्र है संलग्न संख्या लिख देना, वरना आप एन कर देना। ज्यादातर स्टूडेंट पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप पदक विजेता वगैरह नहीं हो तो एन लिख देना, और ये भी एन लिख देना। ज्यादातर स्टूडेंट के एन नहीं आएगा, लेकिन एक बार आप पढ़ के देख लेना, क्या पता किसी पर लागू हो। फिर है अगर आपको किसी ने ब्लैक लिस्ट किया कोई विभाग ने तो ठीक है, वरना ब्लैक लिस्ट कौन करता है, यहाँ पर आप क्रॉस में एन लिख देना 2 जगह, ठीक है। आपराधिक प्रकृति के नहीं हो तो तीनों जगह क्रॉस कर देना इस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है काउंसलिंग की डेट लिखनी है, जब भी आपके मान लो 4 तारीख को है या 5 तारीख को है, जो भी आपकी काउंसलिंग की डेट है वो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो। बाकी जरूरी नहीं है, स्थान भी आप अपने जिला का, तहसील का कोई भी नाम लिख दो। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर पर ध्यान रखना वही डेट लिखनी है जो आपकी क्या है काउंसलिंग की डेट है, यानी डीवी की जो डेट है ना वही डेट लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आज साइन कर रहे हो तो आज की डेट लिख दी, बिल्कुल नहीं। जिस दिन आप अजमेर जा रहे हो वो डेट लिखनी है आपको। फिर सेम आती है संलग्न संख्या। संलग्न संख्या में आपको अंक पत्र करना 10th क्लास के, 10th क्लास का जो भी आपका जारी क्रमांक है वो लिख देना, 1 मिनट, जारी क्रमांक लिख देना, और उसके नीचे आपको लिख देना है क्या,
जो भी डेट है, रिजल्ट की डेट है 10वीं के, ठीक। और प्रमाण पत्र ज़्यादातर स्टूडेंट का क्या होता है, मार्कशीट के साथ होता है, तो सेम ये कि ये चीज़ यहाँ पर लिख देना, ठीक। और अंक पत्र 12वीं का लिखना है, 12वीं का वही आपकी जो भी संलग्न संख्या राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में दी होती है संलग्न संख्या, ध्यान रखना, रोल नंबर नहीं लिखना, संलग्न संख्या सॉरी वो जारी क्रमांक लिखना है, वो आपकी क्या है लेफ्ट साइड में ऊपरी दी होती है अंकों में, रोल नंबर अलग चीज होती है और जो जारी क्रमांक होता है वो अलग होती है। तो यहाँ पर आपको जारी क्रमांक लिखना है और 12th की रिजल्ट डेट लिखनी है और सेम दूसरे जो है कॉलम में फिल कर देना है अगर आपके पास प्रमाण पत्र अलग से नहीं है तो, ठीक। फिर आता है अंक प्रपत्र जो स्नातक का, इस हिसाब से आपको बीएससी का जो है या बीए का, जो भी बीए का रखी है आपने, तो उसके जो है लास्ट जो फाइनल रिजल्ट है थर्ड जो फाइनल ईयर का, उसका जो मार्कशीट है उसका जारी पर क्रमांक और रिजल्ट डेट, उसी हिसाब से आपको डिग्री लगानी है, डिग्री का जो जारी क्रमांक और नीचे जैसे मान लो कि देखो आपका जैसे 10th ये मान लो ये इस हिसाब से आपके क्या जारी क्रमांक है और रिजल्ट आपका जैसे इस हिसाब से आएगा 2016 में, तो ये ऐसे लिख देना दोनों कॉलम में, ठीक। इस हिसाब से आप अन्य यहाँ तक तो आप फिल कर लोगे एमए वगैरह की। अब देखो अनुभव प्रमाण पत्र इसमें चाहिए नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। अन्य प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पर लिखना है बीएड का अंक पत्र या बीएड की अंक पत्र, उसमें सेम बीएड का सिस्टम कर देना है। यहाँ पर लिखना है बीएड की उपाधि जो भी बीएड की डिग्री है, फिर यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ 14 नंबर तक ही फिल होंगे आपके। अगर किसी के मान लो कि मतलब जो आय प्रमाण पत्र हुआ तो वो 15 नंबर पर आप आय प्रमाण पत्र लिख सकते हो। तो ये 14 ही डॉक्यूमेंट्स हैं मात्र, ठीक है। 14 में से क्या है, कई तो आपके पास होंगे ही नहीं, क्योंकि जो अंक पत्र जो 10वीं और 12वीं का जो उपाधि या प्रमाण पत्र है वो नहीं होते हैं, तो इसलिए आपके पास लगभग 9 या 10 डॉक्यूमेंट ही होंगे और इसके अलावा आपको एक भी चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पर वापस वही बता रहा हूँ, कोई RSCIT वगैरह का डिप्लोमा में उल्लेख मत करना, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अन्य में आप यहाँ पर नाम लिख देना, बीएड का अंक पत्र और यहाँ पर जारी डेट और क्रमांक लिख देना, बीएड की उपाधि, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और उसके नंबर लिख देना, यहाँ पर मूल निवास, अगर यहाँ पर नंबर नहीं आए ना थोड़े बड़े हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है, ऐसे पूरा लिख देना। फिर मूल निवास में भी पूरा लिख देना। और चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास एक तो आपकी जो लास्ट संस्था है ना, जहाँ से आपने लास्ट में बीएड किया या एमए किया रेगुलर, जहाँ से लास्ट बार पढ़े हो आप वहाँ से ला सकते हो, वरना फिर अगर वो नहीं है तो आप दो क्या है कोई भी फर्स्ट ग्रेड टीचर है उनसे साइन करवा कर, जो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा कहीं भी दुकान में, कोई भी आपकी स्टेशनरी की दुकान है वहाँ पर एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, उस पर क्या है दो जो कोई भी फर्स्ट ग्रेड जो टीचर हैं उनके सिग्नेचर आप करवा सकते हो और वो तीनों भी ले जा सकते हो और दो भी ले जा सकते हो, ठीक। फिर ये देखो जो प्रपत्र नंबर 3 है ना, इसमें क्या करना है, अगर आपने जैसे फॉर्म फिल हुआ था अप्रैल मई 2022 में, अप्रैल मई 2022, अगर आपका जो बीएड है वो इसके बाद में कंप्लीट हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2022 में बीएड करके आए हैं, जो सेकंड ग्रेड का फॉर्म फिल करते समय क्या उनकी बीएड नहीं हो रखी थी, तो उनको ये प्रपत्र नंबर 3 फिल करना है। इसमें आपको जो भी आपका नाम है, पुत्र निवासी कहाँ के हो, जो कि पद के लिए जो भी सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर आपको देखो सिग्नेचर किसके कराने हैं, तो आपकी जो कॉलेज है ना उसके प्रिंसिपल से करवाने, प्लस क्या है अटेस्टेड करवा के जो मोहर है वो भी लगवानी है, ठीक है। और अगर कॉलेज कहीं दूर है, कॉलेज नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आप क्या है किसी भी फर्स्ट ग्रेड राजपत्रित अधिकारी की आप साइन करवा सकते हैं और उसकी सील लगवा सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं को फिल करना है जिनकी बीएड 2022 में हुई है, यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद में हुई है। जिनकी बीएड 2022 से पहले हो चुकी है या फिर फॉर्म फिल करने से पहले हो चुकी है उनको ये खाली छोड़ देना है, ठीक। इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आप पर लागू होती है, जैसे अभ्यर्थी की अनिवार्य शिक्षण योग्यता विगत निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप या भिन्न है तो सर्वथा अनुरूप है, इसको सही कर दो। जो आप पर लागू नहीं है उनको क्रॉस कर दो, बाकी जो भी लागू है सही कर लेना। ये तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। जैसे आप मूल राज्य में ही उसी आरक्षित श्रेणी में हो तो ये सही कर दिया, बाकी छोड़ दिया, जो नहीं लागू होता उस पर क्रॉस कर देना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। फिर यहाँ पर विज्ञप्ति में निर्धारित आयु जो ऊपर लिखी थी ना अपन ने, फॉर्म में मिल जाएगी आपको कि आप जो है विज्ञप्ति में जो निर्धारित आयु है उस दिन आप कितने साल के थे, जैसे 23 साल 10 महीने 14 दिन के थे, जो भी थे, ठीक है। विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40, ये तो फिक्स आपको फिल करनी है क्योंकि जो एज लिमिट है वो 18 से 40 है। फिर आती है अभ्यर्थी की श्रेणी, जो भी श्रेणी है आपकी, जैसे आप मेरी ओबीसी है तो मैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल लिख दिया, वरना अगर आपकी ईडब्ल्यूएस हो आप ईडब्ल्यूएस लिख सकते हो, जनरल है तो जनरल लिख सकते हो, एससी है तो एससी, एसटी है तो एससी, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है ये आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इसको छोड़ देना, आप स्किप मार देना। फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म है, सबसे मेन फॉर्म। यहाँ पर आपको क्या है वापस वही फोटो लगानी है और यहाँ पर आपको एक क्रॉस सिग्नेचर करना है, जो आधा फोटो पर होगा आधा नीचे, और नीचे वो डेट लिखनी है जो आपकी काउंसलिंग की डेट है, डीवी की डेट है, 4 तारीख को है तो 4, 5 को तो 5। यहाँ पर आपको फुल नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। रोल नंबर लिखना है, मेरिट नंबर में कुछ भी नहीं लिखना। एड्रेस आपको पता है किस हिसाब से आप लिख सकते हो, और यहाँ पर सेम वही परमानेंट एड्रेस। और ये जो अगर आप जो है 3 नंबर 3B ये लगभग किसी भी स्टूडेंट पर लागू नहीं होता, तो यहाँ पर आप क्रॉस करके N लिख देना, ठीक है। चौथा भी लागू नहीं होता तो N लिख देना दोनों पर, ठीक। फिर है
5वां, जिसमें आपको फादर का जो है डिटेल लिखनी है। यहाँ पर फादर का नाम, नेशनलिटी इंडियन है लिख देना, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ भी आपकी डिस्ट्रिक्ट या जो तहसील है उसका नाम लिख देना। इतना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट का लिख दिया, किसी ने गांव का लिख दिया, क्या होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। गांव का भी लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का भी लिख सकते हो, तहसील का भी लिख सकते हो। ठीक है, उनका जो मतलब क्या काम करते हैं वो, ठीक है, जो भी ऑक्यूपेशन है उनका, अगर वो किसी मान लो टीचर है तो टीचर, फार्मर है तो फार्मर, जो भी है वो लिख देना। ठीक है, और एड्रेस में आपके गांव का नाम लिख देना, परमानेंट एड्रेस में गांव का नाम, सिर्फ गांव का नाम, ऐसा नहीं कि आप पूरा लिख दो बीपीओ ये है, तहसील ये, जिला ये, राज्य ये, नहीं, सिर्फ और सिर्फ गांव का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेम मदर का नाम इंडियन, जो भी आपका पहले से बर्थ है मदर का, उस हिसाब से। अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ का नाम, और सेम कंडीशन में आगे यहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप क्या ब्रदर और सिस्टर हैं तो उसमें क्या उनका भी उल्लेख करना है। अगर एक से अधिक ब्रदर सिस्टर हैं तो उनको फिर एक ही कॉलम में लिखने के कोशिश करें। ठीक, और फिर ये आपको क्या एन ही होगा लगभग स्टूडेंट के, बाकी पढ़ लेना अगर आप पर लागू होता है तो। फिर ओवर डिटेल में यहाँ पर आपको आधार संख्या लिखनी है, फिर नेशनलिटी इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ आपको जो है 19 फरवरी 1999 जैसे मेरी है उस हिसाब से लिख सकते हैं। फिर प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज मतलब जो फॉर्म में आपकी दे रखी है, जो ऊपर 2 बार लिख के आ चुके हैं ना अपन, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर डेट एज ए मेट्रिकुलेशन, जब आप 10th क्लास पास की थी तब आपकी कितनी थी एज, उसके लिए आपको क्या गूगल पर सर्च करना है, एज कैलकुलेटर। ठीक है, गूगल पर क्या सर्च करना है, एज कैलकुलेटर, और वहाँ पर आपको आपकी बर्थ डेट और 10वीं क्लास का रिजल्ट डेट लिखनी है। वहाँ पर नीचे आपका लिखा आ जाएगा कितने साल, कितने महीनों, कितने दिन के थे, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर लिखना है आपको प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने रतनगढ़ लिखी, डिस्ट्रिक्ट चूरू लिख दी और राजस्थान लिख दिया, और यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और जो है स्टेट लिखना है, चूरू राजस्थान लिख दिया जैसे मैंने। ठीक है, फादर की भी सेम हो जाएगी, चूरू राजस्थान। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू, और अगर आप SC और ST से तो यहाँ पर यस कर देना, अगर ST SC के अलावा किसी भी कैटेगरी से हो यहाँ पर नो कर देना। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे है कि नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज विथ फुल एड्रेस, यहाँ पर नाम क्या लिखना है आपको, जो भी स्कूल का नाम था 10th क्लास में, ऊपर वाले में 10th क्लास की डिटेल भरनी है, जो भी आपके स्कूल का नाम था उसको भरना है। फिर वहाँ पर ये कौन से ज़िले में और उस ज़िले का पिन कोड यहाँ पर लिखना है। फिर आपकी डेट ऑफ एंट्रिंग, कब आपने स्कूल में प्रवेश किया तो जुलाई की कोई भी डेट लिख देना, और डेट ऑफ लिविंग में आप 10th क्लास का रिजल्ट लिख देना, कौन सा एग्जाम था 10th, उसी हिसाब से 12th BA BSc और B.Ed ये लिख देना। अगर आप 5 MA भी लिखना चाहो तो MA का भी लिख देना, सेम वही है, कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और एंट्रिंग डेट आप जो भी है जुलाई की कोई भी डेट लिख देना। और लेकिन जो डेट ऑफ जो लिविंग है उसमें आप रिजल्ट की डेट लिख सकते हो सबकी। ठीक है, और जो आप पर लागू नहीं होता उस पर NA कर देना। आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड अपॉइंटमेंट अंडर सेंटर, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कर्मचारी वगैरह हो तो, अगर हो तो यस, वरना नहीं है तो आप डिटेल भर देना कब से कब तक थे, वरना क्या NA लिख देना, ये NA है। ठीक है, NA ये इस हिसाब से लिख देना, NA क्रॉस में। ठीक, इसमें आपको NA लिखना है। बाकी ये देख लेना आपकी आप अरेस्टेड हुए हो या फिर जो भी आपके जो लागू होता है, लगभग स्टूडेंट के लागू नहीं होता तो इनमें नो 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 कर देना सारों में। और इस हिसाब से आपके यहाँ पर कोई भी दो आपके पड़ोसी हैं या फिर आपके जानकार हैं, आपके गांव के होने चाहिए, उनका नाम लिख देना। ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सएप पर है, कोई फेसबुक पर है, कोई इंस्टा पर है, कोई ट्विटर पर है, उनका नाम लिख दो आप। सिर्फ और सिर्फ आपके गांव के हों उनका नाम लिख देना ताकि थोड़ा ज़्यादा ईजी रहे। और यहाँ पर उनके फ़ोन नंबर और यहाँ पर जो भी गाँव है उनका, यहाँ पर डेट और पैलेस, जो आप पैलेस अपना जो भी जिला वगैरह लिख सकते हो। डेट आपको काउंसलिंग की लिखनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर, हर एक सिग्नेचर के नीचे DV की डेट लिखनी है आपको, फिर ये भी फिल कर देना। और यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर से सिग्नेचर करवाने हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सिग्नेचर से विथ मोहर यानी सील के साथ सिग्नेचर करवाने। और ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। ऐसे 2 सेट आपको तैयार करने और दोनों पर सेम टीचर की सिग्नेचर करवाने हैं, ये भी ध्यान रखना। बाकी सारे एक एक फॉर्म ही लगेंगे, इनके 2 लगेंगे। एक जो लीगल पेज वाला है कि आपका जो काउंसलिंग लेटर है ना वो लीगल पेज पर लगेगा। तो लीगल पेज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है A4 से, तो उस पर निकलवा लेना। अगर नहीं मिलता ना आपके आसपास लीगल पेज तो ज़रूरी नहीं है, आप बिना लीगल पेज के भी A4 पर भी काम चलवा सकते हो। बाकी थोड़े से डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी है, एक तो 10th की मार्कशीट है, 12th की है, एक जो है BA की है या BSc जो भी आपने कर रखी है, एक MA अगर कर रखी है तो ठीक, वरना नहीं, एक B.Ed। ठीक है, एक आपका जाति और एक मूल निवास और एक चरित्र। ठीक है, एक फिर क्या हो गई BA B.Ed और इनकी डिग्री भी हो गई। एक इनकी क्या हो गई, डिग्री, इनकी भी डिग्री, इसकी भी डिग्री और ये भी डिग्री। ठीक, और अगर आपने 2.5 लाख से कम आय की है तो एक आपका क्या हो जाएगा, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र सिर्फ उन पर लागू है जिन्होंने क्या है 2.5 लाख से कम आय कर रखी है। ये 10th क्लास की मार्कशीट है 1 नंबर पर, 12वीं क्लास की है 2 नंबर,
बीए वाली तीनों मार्कशीट, ठीक है। बीए की डिग्री चौथा डॉक्यूमेंट हो गया, एमए किसी ने कर रखी किसी ने नहीं कर रखी, बीएड का 5वां डॉक्यूमेंट हो गया, बीएड की डिग्री 6ठा डॉक्यूमेंट हो गया, जाति 7वां डॉक्यूमेंट, मूल निवास 8वां, चरित्र प्रमाण पत्र 9वां। ये 9 डॉक्यूमेंट लगभग नॉर्मल हर एक स्टूडेंट के लागू होंगे। किसी ने एमए कर रखी है तो 10वां एमए की मार्कशीट, 12वां क्या हो गया एमए की डिग्री, और ये 13वां आय प्रमाण पत्र, ये लागू किसी पर है या किसी पर नहीं है। तो इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपके दिमाग में कि एक जो है 10th 12th जो भी मार्कशीट है ना आपकी, तो दोनों तरफ से कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जिन भी मार्कशीट या डॉक्यूमेंट में आपके दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, तो दोनों तरफ से कॉपी निकलवा लेना। एक आपको शपथ पत्र का बता देता हूँ कि शपथ पत्र कौन से हैं। सबसे मेन बात है शपथ पत्र, जगह देखते हैं कहीं पर मिलती है तो शपथ पत्र। तो एक तो अगर आप अविवाहित हो ना, अगर आपका विवाह नहीं हो रखा है ना, तो आपको कोई भी शपथ पत्र ले जाना ही नहीं है। जीरो मतलब जीरो, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे थे वहाँ पर अविवाहित का ही शपथ पत्र ले गए, मैं अविवाहित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं चाहिए आपको, अविवाहित वाला को कुछ नहीं करना। जो कैंडिडेट विवाहित हैं, जो कैंडिडेट क्या है विवाहित हैं, शादी हो चुकी है जिनकी, उनको क्या करना है, 1 मिनट चार्ज खत्म हो गया थोड़ा पेन का। जो कैंडिडेट अविवाहित हैं उनको, सॉरी विवाहित हैं, उनको क्या करना है, अपना विवाह प्रमाण पत्र ले जाना है, और जो भी संतान संबंधी है, आपके कितने संतान है कितने नहीं है, उसका एक शपथ पत्र ले जाना। लेकिन अविवाहित को किसी भी प्रकार का शपथ पत्र नहीं ले जाना। अगर आपके नाम में एरर है ना, नेम में किसी भी में, माता के नेम में मार्कशीट और जाति में कुछ भिन्नता है, या फिर आपके नाम में कुछ भिन्नता है, तो उसके लिए शपथ पत्र लेना है। और अगर आपके सब कुछ सही है और आप अविवाहित हो, तो आपको एक भी शपथ पत्र नहीं ले जाना। एक शपथ पत्र आपका, जैसे मान लो कि अगर आपका लास्ट डेट है ना फॉर्म की, लास्ट डेट से पहले का अगर जाति प्रमाण पत्र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जाति प्रमाण पत्र मई 2000 जो भी 14 या 10 मई थी इसकी लास्ट डेट फॉर्म की, उसके बाद का अगर जाति प्रमाण पत्र है तो आपको उसके लिए भी शपथ पत्र बनवाना होगा। नया अगर है तो आपके पास, फॉर्म से पहले का है तो कुछ भी नहीं बनवाना। बाकी आप कमेंट कर देना, मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।